नेसेसिटी की बात आ रही है। ये रेट हो गया था तभी फाइनल 4.48 रेट। चले सर, ये रेट की बात, क्या वैसे ये रेट इक्वेशन को बैलेंस कर देगा? चेक कर दिया था एंट्री के बाद राइट हेडिंग लिखा है इधर ही लिखना चाहिए वर्किंग के साथ 312 के एंड पर। बहस हो रही है फाइनेंस लीज और सिंपल लेसर। डाटा देखें और जो अभी तक आपको बताया वो बातें जरा फाइनल करेंगे। 20 कहता लेसर फाइनेंस लीज लेसर एंड पहली एंट्री बता सिंपल लेसर अभी होगा एसेट डाटा देखें 50,000 एसेट है 3,000 आईडीसी है नो इंफॉर्मेशन अबाउट एनी सेल प्राइस मतलब सिंपल लेसर। बाकी दूसरी बात मैं करता हूँ जी रिसीवेबल डेबिट होता कितने से नेट इन्वेस्टमेंट होने जरा इस डाटा में जो आपने वर्किंग की है देखिए वर्किंग 53,000 ही आएगा कैसे 10,000 एडवांस था 15,000 आपने रेट यूज कर लिया नहीं 1 माइनस 1 प्लस 0.48 कैसे लिखेंगे 0.0448 माइनस 3 डिवाइड बाय 0.0448 प्लस 2000 मल्टीप्लाइड बाय लिखने का नहीं लिखा हुआ मुझे देखिए भी लिखा अगर बुक पे लिखा सॉरी रजिस्टर पे लिखा हो तो इधर ही लिखा पेज नंबर 312 के नीचे। आपने उस रेट को इम्प्लिसिट रेट कहा है जिस रेट से इक्वेशन बैलेंस हुई ऐसे ही है ना सर 53,000 आंसर आया जी ठीक है सर। अब एक तरह एंट्री से पहले फिर एक और बात फाइनल करूं मैं तो फिर तो शायद ज़हन में आ रहा है ये बताएंगे 53 आंसर आ क्यों रहा है नहीं आ रहा है वैसे क्यों आ रहा है हमने एक इक्वेशन बनाई है हमने एक इक्वेशन बनाई है और उसे सॉल्व की है ऐसे किया ना यार इसको इक्वल किए किस साइड को इक्वल किया लेफ्ट साइड राइट साइड को इक्वल किया तो हमने किस रेट को कहा है कि इम्प्लिसिट रेट है इस रेट से इक्वल आएगा मतलब फॉर एग्जांपल अगर लेफ्ट साइड पे 1 लाख होता और आगे वाली फिगर्स की आप रेट निकालते
तो क्या वही रेट निकलना था जिस रेट से आंसर 1 लाख होना था? नहीं, नहीं यही रेट तो नहीं ना आना था। अगर लाख होता है इसका, अगर मैं फिगर्स बदल लूँ, फॉर एग्जांपल इसके साथ 1.5 लाख लगाना और फिगर्स बदल लूँ, तो क्या ये हमेशा 4.48 ही आएगा? ये 4.48 क्यों आया? हमने इक्वेशन बैलेंस की है। बैलेंस का मतलब क्या होता है? इज इक्वल, इस लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। अगर मैं आपसे कहता कि 50,000 लिखें और आईडीसी नहीं लिखना, फॉर एग्जांपल, तो फिर हम किस रेट को इम्प्लिसिट रेट कहते हैं? आप लोगों ने सॉल्व कैसे किया अपने कैलकुलेटर पे? आपने क्या किया? नहीं नहीं, मैं अब दोबारा ना करें, दोबारा ना करें। मुझे सिर्फ ये अगर करना तो मुझे सिर्फ ये बता दें हमने किया क्या था। आपने 50,000 लिखा होगा प्लस 3,000 किया होगा, देन उसको सॉर्ट ऑफ एक्स रखा आपने, उस इंटरेस्ट रेट को एक्स रखा। अगर मैं फिगर्स बदल लूंगा तो वो जो एक्स है वो तो वही रहेगा ना, लेकिन उसका आंसर चेंज हो जाएगा। और फिर किस आंसर को आप कहते हैं इम्प्लिसिट रेट है? दूसरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ऐसे ही हो रहा है ना सर? आपने एक इक्वेशन बनाई है, उसमें मिसिंग फिगर को एक्स रख लिया और आंसर आ गया। तो अगर फिगर्स बदल के आप अपनी इक्वेशन बनाएंगे तो रेट तो डिफरेंट आ जाएगा। तो आपने किस रेट को इम्प्लिसिट रेट का? इस रेट से दोनों साइड्स बराबर हो गए। कुछ जादू तो है नहीं यार कि रेट लगा 53,000 आ गया। एक्स रखा है ना दोनों साइड्स की, आपने फिगर्स लिखे हैं। आपकी शक्लों से लग रहा है जादू है। एक दो जादू और करना, मैंने कहा पहले क्लियर करना होगा। जी, लीज रिसीवेबल नेट इन्वेस्टमेंट से डेबिट हो, अमाउंट होना है। अब लिखने की कोई जल्दी नहीं है, बस एक छोटा सा पॉइंट है, गौर से समझना। नेट इन्वेस्टमेंट से मैंने डेबिट किया। अब क्वेश्चन देखें अपनी, मैंने 50,000 प्लस 3,000 से डेबिट किया या नेट इन्वेस्टमेंट से किया? अब ये लेसर की बात हो रही है, सिर्फ सिंपल लेसर। अभी वो डीलर लेसर की अलग बात करते हैं। क्रेडिट क्या होता है? एसेट एट कॉस्ट। पक्की बात है? ढूंढना कॉस्ट ढूंढना 50,000, ठीक है। एंट्री बैलेंस नहीं है, इसमें कोई सस्पेंस नहीं। अब जादू नहीं मान सकेंगे, आराम से तसल्ली से। अब दोबारा वर्किंग देखें, अब आपने लिखी हुई है वर्किंग, लिखी हुई है जो भी वर्किंग करवाई है मैंने। अब 53,000 को जरा अकाउंटेंट बन के गौर से देखें और इक्वेशन में दोनों तरफ देखेंगे। क्या इस 53,000 में हम 50,000 एसेट वाली वैल्यू एज अ लेसर लेसी से रिसीव करेंगे? तो क्या इस 53,000 में 50,000 का सेकंड इफेक्ट मौजूद है? डबल एंट्री हो रही है ना इस ये एसेट आया था 50,000 का प्रिंसिपल टर्म्स में, डेफिनेटली इंटरेस्ट भी लेना हमने, लेकिन वो टाइम बेसिस पे लेंगे। ये एंट्री किस वक्त कर रहा हूँ मैं? स्टार्ट ऑफ द लीज। इंटरेस्ट टाइम बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारा एसेट था 50,000 का, क्या एज ए लेसर आप 50,000 लेसी से रिकवर करेंगे? तो सेकंड इफेक्ट रिसीवेबल में है, होगा नहीं? तो फिर अभी बैलेंस क्यों नहीं रेंट? इस 53,000 में 3,000 भी है जो लेसर ने लेसी, जो लेसर नहीं करके चला पहले यहाँ पे, तो लेसर का टोटल खर्चा कितना? 50,000 कहाँ गया? एसेट खरीदने में गया होगा, एसेट खरीदने में गया। और बाकी 3,000 उसका कहाँ गया? इनिशियल डेट कॉस्ट के तौर पे इनकम हुआ। तो क्या वो दोनों पैसे प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में लेसर रिसीव करेगा? आप लेसर बन गए ना, आप लेसर बन गए। सर जी वो नहीं, सर हमने ये दिए किसी और को नहीं है, आईडीसी हमने उसको दिए, हमने अपना खर्चा किया, लेकिन आप एक लेसर है, आपका टोटल खर्चा कितना हुआ? तो ये तो कम से कम लेना है। हाँ, इससे ऊपर क्यों लेना है? क्योंकि पैसे टाइम बेसिस पे लेना है। कम से कम तो आप कितना रिकवर करेंगे? ये 50,000 किसको दिया होगा? जिससे एसेट खरीदा। 3,000 किसको दिया होगा? जिसको इनिशियल डेट कॉस्ट, कोई लॉयर होगा, कोई डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस होंगे। ये आपका टोटल खर्चा है।
तो ये तो कम से कम आज आप रिकवर करेंगे, इससे ऊपर फिर इंटरेस्ट भी आप टाइम बेसिस पे क्योंकि पैसे ले रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स में ले रहे हैं, इसलिए इंटरेस्ट इनकम भी रिकवर करेंगे। आप दोबारा कैलकुलेटर पकड़ेंगे, इसकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करें डाटा से। 10,000 डाउन पेमेंट है, 15,000 के 3 रेंटल से, कल भी वर्किंग की थी आपने। 45,000 रेंटल हो गया, 10,000 डाउन पेमेंट, 55 हो गया, जमा 2,000 हो गया। ये क्या है इस वक्त, ये क्या है, ये ग्रॉस अमाउंट है। तो ये ग्रॉस और नेट में क्या फर्क होता है? अननेट फाइनेंस इनकम, आपने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट की 57,000, 53,000 अभी क्या कैलकुलेट हुआ सामने नजर आ रहा है, नेट इन्वेस्टमेंट। तो इन दोनों में फर्क अननेट फाइनेंस इनकम, अननेट फाइनेंस इनकम। तो एसेट क्रेडिट 50,000 और यहाँ 3,000 और क्या क्रेडिट हुआ हमारा, आईडीसी क्रेडिट, आईडीसी का कैश क्रेडिट हुआ सर। असल में देखिए ये जो एंट्री अभी कर रहे हैं ना, ये वाली, ये जो एसेट वाली, इसको भी जरा अगर तरतीब से हम लेके चलें, तो सबसे पहले आपने एसेट खरीदा होगा कोई, बिल्कुल जीरो से शुरू करें, कितने का खरीदा होगा, कैश है, पेबल, क्रेडिट, लेसर का जो भी है। फिर 3,000 की एंट्री बताएं, नहीं 3,000 एस नहीं, वो तो अभी हमने डिसाइड करना, ये एसेट तो क्रेडिट हो जाना है। ये जो एसेट है ये लेसी नहीं है इस वक्त, प्लीज पहले तो ये मेरे को क्लियर करना सही तो, ये लेसर है। लेसर की बुक्स में एसेट आते ही रिसीवेबल के अगेंस्ट क्रेडिट होकर खत्म हो जाना। तो एक सेकंड के लिए मतलब एसेट, एसेट हमने लिया, उसकी एंट्री होगी, हमारा खर्चा हुआ, बाद में सोच लेंगे उसे कहाँ जाना था, एक्सपेंस आउट होना था, ये कहाँ गया वो, ये मेरा काम है। लेकिन मेक इट सिंपल जरा, एक सेकंड, आईडीसी एज एन एक्सपेंस फर्ज करें, वक्ती तौर पर डेबिट और कैश क्रेडिट, ये एंट्रीज है। तो ये दो डेबिट हुए हैं, अब ये दो डेबिट्स हैं, एसेट ने क्रेडिट हुआ, एसेट ने क्रेडिट होना है, तो एसेट क्रेडिट हुआ, आया होगा तो गया, आया गया, उसकी जगह पर रिसीवेबल हो गया। अब एक काम ये हो सकता था, अब यहाँ से जरा कंसंट्रेशन सुनिएगा और IFRS 9 का जरा लेके जाना। अब एक ट्रीटमेंट ये हो सकता था कि आईडीसी इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच इट इज इंकर्ड। रिलैक्स रहना बिल्कुल। एक ट्रीटमेंट ये हो सकता था कि आईडीसी इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच इट इज इंकर्ड, सही है। देन फिर अगर ये एक्सपेंस रिकॉर्ड होना तो उसमें अब इंटरेस्ट इनकम की तरफ आ जाए, तो इंटरेस्ट इनकम बननी लेसर की, इंटरेस्ट इनकम बननी लेसर की, एक्सपेंस किसी एक पीरियड में रिकॉर्ड हो जाएगा और इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, इस केस में 3 साल लीज टर्म में रिकॉर्ड हो जाएगी। अब निकाले जरा IFRS 9, एक मिनट जरा अपनी बुक में जरा, IFRS 9 में एक ट्रीटमेंट पढ़ा था हमने, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का, शुरू, सॉरी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट नहीं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पढ़ा था। इधर अब शुरू में चले जाए, ये पेज नंबर होगा आपके पास, नहीं वो तो नहीं, वो तो प्लस माइनस देख रहे हैं ना, वहां उसकी एक रीजनिंग डिसाइड हुई थी कि ये क्यों करना है, एक्सपेंस आउट करेंगे तो क्या होना है, फिर क्या किया था, ये पेज नंबर, पेज नंबर 154 पे इसमें जरा ए पॉइंट पढ़ो। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को अगर हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करें, ऐसे था नहीं, क्या हो गया रहा था उससे, एक्सपेंस 1 साल में रिकॉर्ड हो जाएगा और इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड हो। इसका तरीका क्या डिसाइड हुआ था, एक्सपेंस और इनकम, सही जरा बता दें, एक्सपेंस और इनकम प्लस हो गए, देख रहे जरा, देख रहे हमने फिर जब नीचे वाले बी पार्ट में इन्वेस्टमेंट डेबिट की थी, तो जरा नेक्स्ट पेज पर जाए, हमने जब इस अमाउंट को कैपिटलाइज कर लिया था, एसेट की कॉस्ट में प्लस कर लिया था,
ऐसे ही था सर? तो उससे क्या हुआ था, सही बताइएगा। इनकम और एक्सपेंस पे नेट ऑफ होके रिड्यूस्ड अमाउंट प्रॉफिट लॉस में जाता। पिछले पेज पे जाए जरा। हमारी इनकम बननी थी ए सिनेरियो में 1120, ढूंढने जरा इफेक्टिव इनकम कैसे बननी थी। 720 इंटरेस्ट रिसीव होना था और 400 एक एक्स्ट्रा अमाउंट एंड में रिसीव होनी थी। ढूंढने 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 सही था, मिल जाएगा। तो 1200 एंड सॉरी 1120 ने इनकम बनना था ओवर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स। एक्सपेंस 200 का किसी एक साल में रिकॉर्ड हो जाना था, पहले साल में, और 4 सालों में फिर इंटरेस्ट इनकम ने 1120 ने रिकॉर्ड होना था। तो हमने फिर इसका तरीका क्या डिसाइड किया था, नीचे वाली एंट्री एंड वाली, कि अगर इसे इन्वेस्टमेंट में डेबिट कर दें तो नेक्स्ट पेज पे आ जरा, नेक्स्ट पेज पे टेबल देखो जरा। अगर इन्वेस्टमेंट में डेबिट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो इनकम है वो 920 क्यों रह जाएगी, उसके साथ एक वर्किंग नहीं है। 1120 में से इनकम और एक्सपेंस आपस में नेट अप होके रिड्यूस्ड इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में जाए। अब यही पेज है, मेरे सेकंड बोर्ड पे देखेंगे। अगर मैं आईडीसी को रिकॉर्ड करूं एज एन एक्सपेंस, फिर जज्बाती नहीं हो सकता, फिर जज्बाती नहीं हो सकता। अगर ये स्टैंडर्ड कहता कि आईडीसी को एक्सपेंस आउट करना है फॉर एग्जांपल, तो फिर एसेट क्रेडिट और रिसीवेबल डेबिट बस 50,000 होना चाहिए था। आईडीसी इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस की एंट्री, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। फिर हमें जो रेट निकालना था, एक सेकंड जरा अगर रेट तरफ आना, तो फिर हमें रेट जो निकालना था, कंसंट्रेशन या चले रहने, मैं बोर्ड पे दिखाता हूँ, अब ये सफा सामने रखता हूँ। अगर आईडीसी ने एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड होना था तो फिर उसका सेकंड इफेक्ट रिसीवेबल में नहीं होना चाहिए। अगर आईडीसी ने एक्सपेंस रिकॉर्ड होना तो एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए था, और फिर उसका रिसीवेबल में कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए था। इन दैट केस अगर रेट निकालना होता तो हम 50,000 इज इक्वल टू इक्वेशन बनाते। 3,000 अगर इसमें प्लस कर देंगे तो फिर आपकी चॉइस कोई नहीं है, वो जो भी रेट आएगा उसमें ऑटोमेटिकली 53,000 हो जाएगा। अगर इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे 53 है तो ऑपोजिट साइड पे फिर 53 ही आंसर आना है, तभी इक्वेशन मैच करेगी। लेकिन अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस में आईडीसी को रिकॉर्ड करना होता तो बताएं फिर इक्वेशन में कैसे बनवाता आपसे। 50,000 विदाउट एनीथिंग प्लस और इक्वल टू द इक्वेशन। तो फिर हमारा रिसीवेबल का आंसर कितना, नेट इन्वेस्टमेंट कितनी आती, फिर एंट्री क्या होती, रिसीवेबल डेबिट 50,000, कैश क्रेडिट 50,000। अभी भी बात खत्म नहीं हुई। अब रिसीवेबल डेबिट 50,000 ध्यान में रखें, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बताएं वो बदल जाती। देखिए जरा डाटा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट हो रही थी, 10,000 15 इंटू 3 जमा 2,000, वो 57 होना था। अब आखिरी हिम्मत बस चाहिए। इन दैट केस फिर 50,000 नेट इन्वेस्टमेंट और 57,000 ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, 7,000 शुड बी अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। तो 3,000 अगर हमने एक्सपेंस आउट किया होता तो 7,000 की इनकम फिर रिकॉर्ड होनी थी ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। 7,000 कैसे, रिसीवेबल कम क्यों हो जाना था, आईडीसी को इसमें नहीं आना था, आईडीसी का इफेक्ट उसमें नहीं आना था। तो 50,000 और 57,000 का डिफरेंस, 7,000 फिर इनकम बनना था और 3,000 की आईडीसी अगर हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते तो उसने पहले साल में आना था। क्या इन अदर वर्ड्स ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स नेट इफेक्ट 4,000 है। कैसे कैसे 3,000 एज एन एक्सपेंस एंड 7,000 एज एन इनकम। नेट तो 4,000 ही है लेकिन मिसमैच हो रहा है, एक्सपेंस पहले साल में और इनकम 3 सालों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसका तरीका वंस अगेन वही है जो आईएफआरएस 9 में हुआ, कि अगर हम इस रिसीवेबल में ही आईडीसी ले जाएं तो हमारा रिसीवेबल कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। अब एक्सपेंस डेबिट नहीं होगा, रिसीवेबल में अगर ये डेबिट हो जाएगा तो हमारा रिसीवेबल 53 हो जाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 57 ही है। तो रादर देन 7,000 इनकम एंड 3,000 सेपरेट एक्सपेंस रिकॉर्ड करें, 4,000 की रिड्यूस्ड इनकम रिकॉर्ड हो।
बात सारी सिर्फ ये है कि ये रेट का फॉर्मूला लेसर के लिए बना ही इस तरह से हुआ है। आप दोबारा अगर अपनी बुक में वापस आकर फॉर्मूला देखेंगे, अब आपको इस फॉर्मूले की सेंस समझ आनी चाहिए। ये रेट कैलकुलेशन का लेसर, सिंपल लेसर का फॉर्मूला बना ही ऐसे हुआ है कि ऑटोमेटिकली एसेट का और आईडीसी का सेकंड इफेक्ट रिसीवेबल के अंदर चला जाना। क्या फॉर्मूला बना हुआ है? तो क्या इस दोनों का इफेक्ट फिर रिसीवेबल में, नेट इन्वेस्टमेंट में चला ही जाना है? तो स्टैंडर्ड सेज कि आईडीसी इन केस ऑफ फाइनेंस लीज लेसर एक्सपेंस आउट नहीं करनी, वो सॉर्ट ऑफ कहने कैपिटलाइज, असल में कैपिटलाइज इन सेंस, लेकिन रिसीवेबल में प्लस है, रिसीवेबल में है। और आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ये रेट जब कैलकुलेट होता है तो ऑटोमेटिकली वही रेट आएगा जिससे जो नेट इन्वेस्टमेंट का आंसर है वो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस आईडीसी कंबाइन होकर मीन्स। उसे फाइनली मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब आप ये एंट्री करेंगे तो आपने फिर वही चीजें ध्यान में रखनी है। रिसीवेबल किस अमाउंट से डेबिट, नेट इन्वेस्टमेंट से, एसेट किस अमाउंट से क्रेडिट, और ऑटोमेटिकली अगर कोई आईडीसी होगी तो ये डिफरेंस आ जाना। तो आप बताएं आईडीसी की एंट्री करें, आईडीसी का इफेक्ट कैसे लिखा? मेरी सजेशन ये है अलग अलग सब कुछ एंट्रीज करने की बजाय मेरी ये सजेशन ये है कि बस इस तरह से कंपाउंड एंट्री करें, कैश ऑफ आईडीसी क्रेडिट। आप मेरी इस तरह करें, 50,000 की अलग और बाद में कैश की अलग एंट्री बता दीजिएगा। 50,000 की एंट्री अलग बता दें। नहीं, मतलब वो तो हो गया ना जो होना था। रिसीवेबल डेबिट एसेट क्रेडिट अप टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000 बिकॉज ऑफ दिस एसेट, और 3,000 की अलग एंट्री बोलने की कोशिश की। एक्सपेंस डेबिट नहीं, बस हो एक्सपेंस डेबिट नहीं हो रहा, ये अमाउंट एक्सपेंस आउट नहीं हो रही, रिसीवेबल में जा रही है और बाद में एक्सपेंस आउट हो जाएगी। वो मैं अभी दोबारा वर्किंग करके भी दिखाता हूँ। आपका रिसीवेबल 3,000 से बढ़ रहा है, तो उस 3,000 की एंट्री हो रही है रिसीवेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया आईडीसी। यकीनन एक काम ये भी कर सकते हैं कि पहले आईडीसी डेबिट कैश क्रेडिट करना, और उस तरह जिस तरह फिर एसेट क्रेडिट की है उसके अगेंस्ट आईडीसी क्रेडिट करना, मतलब जिस तरह पहले एसेट डेबिट किया था सीक्वेंस में चले तो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट कितने से, आईडीसी डेबिट कितने से, और देन जब नेक्स्ट एंट्री करेंगे फिर एसेट भी क्रेडिट, क्योंकि उसका सेकंड इफेक्ट रिसीवेबल में आ गया, और आईडीसी भी क्रेडिट, उसका सेकंड इफेक्ट इसमें आ गया। तो आप देखें आप किस तरह से कंफर्टेबल है। बस एक बात मेरी समझ आई, क्या बात समझ आई? जरा इंग्लिश में पढ़ना, एक मिनट जरा इंग्लिश में पढ़ने इससे पहले कि आप ये सब कुछ लिखें, फिर हम इसका टेबल वगैरह भी बनाते हैं। जरा पेज नंबर 311 पे है। आखिरी सेंटेंस सब पढ़ जरा, ये सारी आईएफआरएस 9 वाली बहस भी में रखते हैं। इनिशियल रेट कॉस्ट पेड बाय लेसर, ऊपर दोबारा हेडिंग देख लें, इसकी जो लास्ट हेडिंग है सिंपल लेसर है, फाइनेंस फीस है। अगला जो काम फिर वो आपने करवाना, आईडीसी पेड बाय लेसर are included, IDC की cost लिखा हुआ था जिसमें यहाँ are included in the initial measurement of finance lease receivable and reduce the amount of income over the lease term। हो जाएगा ये? क्या हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा? आप इस तरह करें, नेक्स्ट पेज पे इधर ही लिखेगा जरा, पेज नंबर 312, और ये पहले एंट्रीज लिखना, फिर ये जो इसने कहा रिड्यूस इनकम, ये भी मैं दिखा दूंगा। नहीं, वो इनकम फिर कितनी रह जाएगी, कितनी किस तरह हो जाएगी, वो एक मिनट जरा बात पूरी कर लेते हैं जरा। यहाँ तक एंट्रीज लिखना, फिर इसके नीचे एक टेबल बनाना। ये पेज नंबर 312 के नीचे राइट साइड पे जगह है, और अगर वहां खत्म हो जाए तो अगले पेज पे भी राइट साइड पे जगह, इधर ही जरा कंप्लीट करें जहाँ ये बहस हो रही है।
ये लिखे एक टेबल बनाइए। नहीं एक मिनट मेरे ख्याल टेबल एक मिनट या बनवा दें, जरा शुरू करो। अब डेट ऑफ कमेंसमेंट प्लीज बताइए। 1 जनवरी 10 स्टार्ट करो। 53,000 किस अमाउंट से? रिसीवेबल फाइनल करें, बाकी बनाए जरा टेबल। एरियाज में रेंटल्स है, बल्कि सॉरी पहले डाउन पेमेंट भी है। रेट पता? रेट पता है सर? सही यूज कीजिएगा। एसेट क्रेडिट के बताएं क्या है? एसेट आया और चला गया, क्यों? क्योंकि उसकी जगह रिसीवेबल आ गया। इसी तरह आईडीसी का खर्चा हुआ और खत्म हो गया क्योंकि वो रिसीवेबल हो गया। तो आईडीसी ना लिखना है, मैंने तो कैश लिखा। आईडीसी के कैश की ज्यादा एंट्री बना दो, बोल दे एंट्री कैश कर, ठीक। लेकिन अगर पहले कैश वाली एंट्री अलग कर ली है तो नेट हो रहा है। ये 43,000 into 4.48 वर्किंग करनी है सर आप लोगों ने, यहाँ से देख के लिख लिया। आगे नजर ही कुछ नहीं आ रहा। 4.48 से फाइनल है। ये इंटरेस्ट कितना बनता है? 19 बस राउंड ऑफ करना। ये तो आपको पता चल ही गया हुआ कि इमटेरियल डिफरेंस आना ही है। क्यों? रेट भी राउंड ऑफ होगा। ये प्रिंसिपल बताइए। तो 99 जी इंटू रेट। ये लास्ट में जो फिगर लिखनी है ये भी जरा ध्यान से, वंस अगेन वही आ रहा है। अब मेरे ख्याल से फाइनल करें, आखिरी रेंटल इसके साथ इकट्ठा हो जाएगा। If there are more than one amount the same date, आ जाएगा यार। जस्ट कैसे लिखो लास्ट रेंटल? 15,000 plus 2,000 17,000 इंटरेस्ट 2। अभी वही 4 रुपए। कौन सा 4? जो आपका मेरे ख्याल आंसर में 53,004 आया था या 3 था शायद। ये इंटरेस्ट का जरा सम करें, प्रिंसिपल इंटरेस्ट बल्कि रेंटल से तीनों कॉलम सम करेंगे।
रेंटल्स का सम आ रहा है 57,000। ये तीनों कॉलम करना। प्रिंसिपल का सम आएगा तकरीबन 53,004 जी, और इंटरेस्ट का सम आएगा 3,996 इग्नोरिंग राउंडिंग ऑफ। प्रिंसिपल का सम असल में है कितना? 53,000 और इंटरेस्ट कितना है? 4,000। ये इंटरेस्ट 4,000 कैसे हो गया? इग्नोरिंग आईडीसी असल में इंटरेस्ट है कितना? वो कैसे? 50,000 का एसेट है, 50,000 का एसेट है और 57,000 हम ले रहे हैं। तो इग्नोरिंग आईडीसी हमारा 7,000 इंटरेस्ट की, हमारी 7,000 इंटरेस्ट की अमाउंट बनती है। तो एक काम क्या ये हो सकता था कि हम आईडीसी को एक्सपेंस आउट कर देते? तो अगर एक्सपेंस आउट कर देते तो हमारी डबल एंट्री होनी थी, रिसीवेबल डेबिट एसेट क्रेडिट 50,000, और टेबल कहां से फिर शुरू होना था? और आप बड़े हो गए मेरा ख्याल आपको। अगर वहां 50,000 होता स्टार्ट में तो प्रिंसिपल का सम कितना होना था? और इधर 57 ही होना था। नहीं, इधर पहला कॉलम रेंटल वाला 57, अगर स्टार्टिंग पॉइंट 50 होता तो प्रिंसिपल 50 होना था और 7,000 नहीं फिर इनकम बनना। अब इस केस में जब हमने 53,000 किया है, इसे 53,000 लिखा, तो क्या इसमें आईडीसी का इफेक्ट है? अब मेरा लिख दो, दोबारा वहां जाए IFRS 9 क्या था पहले? वहां जहां जैसे आपने लिखा था ना 1120 माइनस, अगले पेज पे जो टोटल था, ये कौन सा बनेगा? नेक्स्ट पेज 155, उसके ऊपर वाले स्टार्टिंग टेबल में जो लिखा था ना हमने 1120 माइनस 200 करके लिखा होना ब्रैकेट में। तो यहाँ वो फिगर्स के हैं 7,000 माइनस 3,000। 7,000 किसकी जगह? 1120 की जगह, और 3,000 किसकी जगह है? 200 की जगह। 200 की जगह 3,000। तो क्या इफेक्ट है वहां और क्या इफेक्ट है यहाँ? वहां भी उसे एसेट की कॉस्ट में ऐड हुआ था और यहाँ भी एसेट की कॉस्ट है, लेकिन एसेट की अमाउंट है, सॉरी करना चाहिए, लेकिन कौन सा एसेट में है? रिसीवेबल है। वैसे वो भी अगर हम गौर से सोचे ना, वो भी रिसीवेबल ही है। ये इन्वेस्टमेंट किस में था? डिबेंचर्स में। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स की एंट्री बोला। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स क्या मतलब? इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, जिसने पैसे आपसे लिए होंगे डिबेंचर्स के लिए, उसने क्या एंट्री की होगी? डेबिट डिबेंचर्स पेएबल लायबिलिटी, उसने पे करना, आपने वापस लेना। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है इसमें रिसीवेबल है। प्रिंसिपल टर्म्स में ये है, बाकी विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर इंटरेस्ट है जो रिसीव भी होगा। अब क्लियर है प्लीज? क्या क्लियर है? फाइनल बता दो क्या क्लियर? Rather than recognizing IDC as an expense, it will be added to the amount recognized as a receipt. अब 303 पेज पे फाइनली दोबारा दो लाइनें नीचे वाली पढ़ो। IDC cost paid by lessor, IDC cost paid by lessor are included in the initial measurement of finance lease receivable and reduce the amount of income recognized over lease term. अब समझ आ गई? नेक्स्ट पेज। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट की तरह इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट कहाँ? इनडायरेक्ट कॉस्ट इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, इन हो गया, इनिशियल इनडायरेक्ट नहीं, सॉरी डायरेक्ट ही ठीक है। पेज नंबर 311 के एंड, सॉरी सेकंड लास्ट लाइन में इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है, आई एन जरा एक्स्ट्रा तो ज्यादा इन हो गया, डबल इन हो। द रिजल्ट ऑफ दिस, अब एक दफा फिर पढ़ना जरा, रिजल्ट ऑफ दिस जो मैंने बार बार बात करा था। द रिजल्ट विल बी दैट, नेक्स्ट पेज अब, result in that the net investment in deal include the amount of initial direct cost, ब्रैकेट पढ़े, और साथ ब्रैकेट में वही लिखा हुआ IFRS 9 भी,
और IFRS 9 का जहाँ जिक्र चल रहा है तो पेज नंबर भी वहाँ लिखे साथ में, अभी दोबारा अगर नजर पड़े तो सही जगह पढ़नी चाहिए। 155 या 60 जी 154। द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज, ये दोनों चीजें आपस में रिलेटेड थी। मतलब ये है कि हालांकि हसन में हम पढ़ रहे थे कल IDC, और मैं IDC के ट्रीटमेंट को छोड़ के चला गया था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में। तो उसकी अब वजह क्या, जरा आप भी सोचना, मैं भी जरा एक दफा एक्सप्लेन कर दूंगा। ये जो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट का फॉर्मूला है, ये लेसर के लिए बना ही इस तरह से हुआ है कि ऑटोमेटिकली जो IDC का सेकंड इफेक्ट है वो रिसीवेबल में इंक्लूड हो जाता है। तो फाइनली व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ IDC इन केस ऑफ फाइनेंस लीज सिंपल लेसर, amount is included in receivable, simple, nothing else है, nothing else। एंट्री यहां से याद रखना है, रिसीवेबल इज डेबिटेड बाय नेट इन्वेस्टमेंट, एसेट क्रेडिट कॉस्ट, और अगर कोई IDC होगी तो उसका फिर डिफरेंस आता है। आई होप कि बात क्लियर है। पेज नंबर 313 डालेंगे। या एक सेकंड पहले पेज नंबर 313, पहले पेज नंबर 313 में कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस पहले कर लेंगे, बाद में वो दरमियान में लिखा हुआ डीलर मैन्युफैक्चरर ऐसे वो फिर मैं आप ही बता दूंगा। ये कॉस्ट कैलकुलेशन ऑफ लीज रेंटल हेडिंग बनी हुई है इस पेज पे, आप ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट सब साथ है। पेज नंबर 313 के एंड पे लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ लीज रेंटल। अब ये जो इक्वेशन अभी बनाई है हमने, क्या इसमें कुछ भी अगर मिसिंग हो जाए, कोई एक चीज मिसिंग, मतलब ये सब कुछ नहीं, कोई भी एक फिगर अगर मिसिंग हो जाए इस इक्वेशन में, तो क्या बैलेंसिंग फिगर फिर ढूंढी जा सकती है? वही करना है शायद। तो क्या लीज रेंटल भी ढूंढा जा सकता है? हाँ, या फुल कंसिडरेट की जगह फेयर वैल्यू 12 लाख, लीज टर्म 5 इयर्स, URV 1 lakh, रेट 18%, 8% सॉरी, 5 एनुअल रेंटल्स इन एडवांस, वही इक्वेशन बोला जरा। बनवाए जरा क्वेश्चन, एक आध बनवा दीजिएगा सर। फेयर वैल्यू ढूंढना, IDC ढूंढना, क्या जरूरी है कि IDC हो? है तो ठीक है, नहीं तो जीरो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, अब कंसिडरेट करना जरा यार। नहीं, एक मिनट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, एनी डाउन पेमेंट, एनी डाउन पेमेंट, ऐसा चला था डाउन पेमेंट नहीं, रेंटल एडवांस में, एनी रेंटल, लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन एक सेकंड बोर्ड पे देखो, मैंने एक्स अब किसको रख लिया, लेकिन ये पहला रेंटल एडवांस में है तो ये अलग एक्स होगा, और बाकी कितने एक्स और होंगे? नहीं, एक नहीं होगा। एक्स इज रेंटल, पहला रेंटल एडवांस में, उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, उसे आर कह लेते हैं, एक्स नहीं करना। दूसरा एक्स जो है वो फिर चार, उसके अलावा 4 एक्स और होंगे, 4 एक्स इन सेंस, लेकिन चार रेंटल, एन्यूटी लग जाएगा। 1 माइनस 1 प्लस 0.08, माइनस का करो 4 डिवाइडेड बाय 0.08, प्लस URV है 1 लाख, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? 1 प्लस 0.08 माइनस 5 या 4 एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। रेंटल्स में 4 क्यों हो गए? इक्वेशन आप सब बना लीजिए और सॉल्व करो। एक्स बता, इक्वेशन बना लो, बनी हुई है, साथ बना लें अपने, एक दफा अपने हाथ से लिखो, इसी बुक पेज पे लिखा, मतलब बुक पे जगह है साथ। सर मैं इधर खड़ा हूँ, मास्टर बैन, एक्स ही बता दें, एक्स एक्स की जगह वाई ना बता दी। ओ यार अभी कर दे यार, कल अगर किया तो आजकल क्या कहता है, आज मैंने नहीं होना।
वहां से आंसर देके बता दिया। तो दोबारा सॉल्व कर लो। जी कोई ऑनलाइन स्टूडेंट बता दे, यहाँ तो बच्चों के कैलकुलेटर जवाब देंगे। नहीं आता कैलकुलेटर? नहीं मतलब ये तो मेरा ख्याल हर तीन इस पे भी नहीं आता यार, इससे हल्का कैलकुलेटर ये ले ले, ये ले ले, ये ले ले, मैं तो नहीं कर रहा। और यार मेरा ले ले, मैं मेरा वो ले लो। वापस दे दीजिएगा, सब देख रहे हैं, मैं बस परमानेंट नहीं दे रहा। तो आंसर ही बता दियो यार। अब 502 राउंड ऑफ कर रहे हैं आप, आज आप राउंड ऑफ शुरू हो गए, ये मजबूरी है सर। जो आंसर आ रहा है वो पूरा नहीं लिखा, 0.9445 लिखना चाहती है, फिर राउंड ऑफ करना जरूरी है। ये समझ आ गया कैसे हुआ? अब स्पीड अप होने 5 मिनट बस और है हमारे पास इस काम के लिए। नेक्स्ट पेज पे है, तीन प्रैक्टिस क्वेश्चन कराओ, लेकिन इक्वेशन मैंने बनानी है, सॉल्व आपने करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, पेयर वैल्यू, लीज टर्म, एनुअल रेंटल, पेबल इन एडवांस, यूआरवी, कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट। पढ़ लिया? बनवाइए क्वेश्चन। पेयर वैल्यू प्लस आईडीसी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूआर। पेयर वैल्यू 491, आईडीसी बनवा दे सभी पहले क्वेश्चन आपके लिए, इक्वेशन बनवा दे बस। रेंटल 8248 7.75, चलो एडवांस में लिखे, एक दादा हो गया, कितने बाकी रह गए? 1 माइनस 1 प्लस रेट नहीं है, प्लस आई एक्स एज -7 क्यों हो गया, डिवाइड बाय आई प्लस यूआरवी 1 प्लस आई -8, फाइनल 8, कभी 7 कभी 8, निकालना एक्स। जी ठीक है, बस पॉइंट से करूँ वो राउंड ऑफ गलत खुदा के लिए, वरना सही कर लेते हैं। 9.83 गलत रहने दें, ठीक है, मैं मानता हूँ सर आपकी गलत है, सर काटने लगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से आंसर देना, आप ऑनलाइन स्टूडेंट है ही नहीं। जी मिस्टर मोहम्मद अब्दुल्ला, ऑनलाइन पढ़ने का अपना ही मजा है, यानी कि नहीं पढ़ रहे? नहीं, उसमें लिखा है कि ऑनलाइन पढ़ने का बड़ा मजा, तो आंसर तो बता दो। 2 बजे पढ़ाई भी होती जाती है और बंदा सो भी लेता है, दोनों काम साथ साथ हो जाता है, वरना रहता टाइम निकालना पड़ता है। ये सारी 9 पॉइंट सेकंड करें, सेकंड बनाया खुद ही क्वेश्चन 19594, ठीक है, सेकंड खुद से पढ़ के अब इक्वेशन बना लो नीचे, क्वेश्चन सेकंड। एनुअल रेंटल से एरियज में कर दे हिम्मत।
अब सब रेंटल्स में इंटरेस्ट होगा। 1 माइनस 1 प्लस 0.1065 माइनस -3 डिवाइडेड बाय 19594। अब एक एक्स अलग भी नहीं किया, बैक सिंपली मींस रेंटल्स है, तो रेंटल्स सारे इसमें सब में इंटरेस्ट होगा, सब में इंटरेस्ट होगा। इकट्ठे हो सर यहाँ तक, फिर आखिरी मेरे साथ रहे। यस सर। नहीं वो क्वार्टरली रेंटल्स है, तो क्वार्टरली फिर कैसे करने में बताता हूँ। क्वार्टरली में कुछ और करते थे इकट्ठे नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 ये मिस्टर माइन क्या देख के लिखी जा रहे हैं, कभी बुक से देख के लिखते हैं, यहाँ से देख तो -3 वही होना जो क्वेश्चन में लिखा हुआ, वहां 3 है तो मैंने -9 लगाना। क्वेश्चन नंबर 3 करवाना जी एंड में, छोड़ दें सबको जहां भी है। डाटा पढ़े, फेयर वैल्यू, इंटरेस्ट रेट पर एनम, लीज टर्म 2 इयर्स। नेक्स्ट पेज, क्वार्टरली रेंटल्स इन एडवांस। अब यहाँ मिस्टेक हो गई है, होनी नहीं चाहिए थी। इक्वेशन बनवाए जरा, नहीं छोड़ दे, छोड़ दे। फेयर वैल्यू बता, सब लिखना रुक गए मैं प्लीज। +0, अब एक्स है, रेंटल एक्स है एडवांस में, फिर दूसरा एक्स 1 माइनस 1 प्लस। अब सर जी जब क्वार्टरली रेंटल्स हो ना तो फिर इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली कन्वर्ट होगा। अगर सेमी एनुअल इंटरेस्ट रेंटल्स हो तो डिवाइड बाय 2 होता था। एनुअल है तो ठीक है, लेकिन अगर रेंटल सेमी एनुअल हो जाए तो इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 2 हो क्या है, सेमी एनुअल बनाएंगे। और इंटरेस्ट रेट अगर रेंटल्स क्वार्टरली है तो इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 4 होगा। तो एक मिनट 8% पर है ना, 2% हो जाएगा डिवाइड बाय 4, और लिखेंगे तो 0.02 हो जाएगा। माइनस क्या होगा, -8 क्यों नहीं होगा? एक साल में 4 क्वार्टर्स है, लेकिन पहला रेंटल एडवांस में। अगर रेंटल्स क्वार्टरली हो तो फिर आपने n क्वार्टरली लिखने हैं और रेट को क्वार्टरली में कन्वर्ट करना। आ जाएगा याद? बाकी है +0। 15,000 क्या है? क्वार्टरली रेंटल है। अगर ये 15,000 होता तो क्या इसे इस्तेमाल करके ऐसे ही वर्किंग करते हैं? ये जरा इक्वेशन देखें जो फाइनली बनाई है आपने, जिन्होंने सॉल्व कर ली है, बताएंगे ये 15,000 रख के प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी? विदाउट सॉल्व की 15,000 अगर रख के वर्किंग करेंगे तो क्या वही आंसर आएगा जो लेफ्ट साइड पे? वही आंसर आना, प्रेजेंट वैल्यू वही आनी है। जी मिस्टर अब्दुल्ला, मैंने इसलिए नहीं ली थी कि मुझे उम्मीद थी कि आप ले लेंगे, लेकिन मैं नहीं लेता। मुझे उम्मीद थी कि आप लोग ले लेंगे, लेकिन आपने कहा कि मैंने प्रेजेंट वैल्यू अभी क्यों नहीं ली, तो मैंने इसलिए नहीं ली, तो मेरा ख्याल सब बड़े हो गए। ले लेते हैं सर, डाना प्लीज सर। वापस आए पेज नंबर 313 पे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट इकट्ठे जी प्लीज। इसके दरमियान में हेडिंग ढूंढे, डीलर मैन्युफैक्चर लेसर फाइनेंस लीज, ये भी होता है। अब आप इस तरह करें, ये 2 लाइनें छोड़ के एक इक्वेशन देखें जो नीचे बनी हुई, और इसको पिछले पेज से कंपेयर करें 312 से। नहीं वो तो ठीक, वो तो अगर किसी डॉक्टर को बता दिया जाए कि वो, ये जो इक्वेशन बनी हुई है
अगर इस इक्वेशन को गौर से देखा जाए पिछली इक्वेशन के साथ मैच किया जाए, कौन सी वाली, तो आप ये बता सकते हैं कि स्टैंडर्ड डीलर लेसर के केस में अगर आईडीसी है तो उसका क्या ट्रीटमेंट चाहता है? मतलब यह इक्वेशन वही है, सेम है, सवाई किसके? तो पहली लाइन पढ़ रहा है जिस पैराग्राफ में, IDC should be recognized as an expense when incurred in the period of delivery of asset. असल में यहाँ फर्क क्या है, डीलर मैन्युफैक्चर लेसर क्या नॉर्मल प्रॉफिट भी रिकॉर्ड करता है? तो उसके उस प्रॉफिट के साथ ही एक्सपेंस मैच हो जाएगा। मैन्युफैक्चर जो सिंपल लेसर है उसका कोई नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, उसकी सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड होनी है। ज़हन में आ जाएगा प्लीज? डीलर मैन्युफैक्चर लेसर में कहाँ फर्क है? पेज नंबर 309 पे, पेज नंबर 309 या पेज नंबर 306 के एंड पे जाएंगे ना, एक बॉक्स पे बने हुए एंड में नेचर ऑफ इनकम्स मिल जाएगा। सिंपल लेसर सिर्फ इंटरेस्ट इनकम recognized on time basis. Manufacturer dealer lesser, two types of income, normal profit at the time of sale and interest income on time basis. तो डीलर मैन्युफैक्चर लेसर की एक नॉर्मल इनकम है जो कब रिकॉर्ड होनी है? एट द टाइम ऑफ सेल से मुराद क्या होगी? इसके रिवॉर्ड ट्रांसफर होने का मतलब क्या होगा? जब एसेट डिलीवर होगा, तो जिस साल एसेट डिलीवर होगा वो उसी साल इनकम रिकॉर्ड हो जानी है, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल वाली, तो उसी से फिर मैच हो सकती है आईडीसी की फिगर। Therefore, what is the difference? In case of dealer manufacturer lesser, IDC is recognized as an expense when incurred. जिस साल आप एसेट डिलीवर कर रहे होंगे मीन जिस साल एसेट के रिस्क एंड वॉट ट्रांसफर हो जाएंगे। एंट्री बता दो। अब जो नीचे therefore इक्वेशन दी हुई है उसमें क्या मिसिंग है? अगर एंट्री बोलने पर आईडीसी अगर मिसिंग हो तो रिसीवेबल जब डेबिट होगा तो उसमें नेट इन्वेस्टमेंट से जब डेबिट होगा तो उसमें आईडीसी नहीं होगा, और फेयर वैल्यू यहाँ जो है वो सेल प्राइस है, तो फिर डबल एंट्री वो कंपाउंड एक बनी थी, रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। बहरहाल वो इंशाल्लाह भी जब फर्दर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करते हैं। लेकिन अब यहाँ डिफरेंस सिर्फ क्या है कि अगर डीलर मैन्युफैक्चर लेसर का आपने रेट निकालना हो तो उस केस में अगर आईडीसी गिवन भी होगी तो आपने रेट की कैलकुलेशन में नहीं लेनी, और उसकी अलग एंट्री बनाएंगे आप आईडीसी एज एन एक्सपेंस डेबिट और कैश। ठीक है सर? देन पेज नंबर 315 पे है, इसमें एक समरी ऑफ रेट्स दिया हुआ, लेकिन मेरा ख्याल अब जो रिमेनिंग टाइम है उस रेट्स की बजाय हम पहले लेसी को थोड़ा सा फाइनल कर लेंगे और रिमेनिंग टाइम हमारे पास है। अभी इस वक्त यहाँ से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन होने उसमें लेसी भी आना है, लेसर भी आना है, फाइनेंस लीज भी आनी है, ऑपरेटिंग लीज भी आनी है, रेंटल गायब हो जाना है, ये सब कुछ अब मिलजुल कर दोबारा आने लगा। अब इस तरह के पेज नंबर 315 के पहले एंड पे लिखा हुआ है लीज अकाउंटिंग, मिल गया, लेसी और समरी। लेसी की लीज अकाउंटिंग की एक समरी आपके सामने लिखी हुई है। यकीनन लेसी की अकाउंटिंग में शॉर्ट टर्म लीज भी है और लो वैल्यू एसेट लीज भी है, लेकिन ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज वर्ड प्लीज लेसी का नहीं है। लेकिन इस वक्त यहाँ जो लिखा हुआ है वो शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट लीज के अलावा लिखा हुआ जो नॉर्मल लेसी का ट्रीटमेंट है। मैंने नॉर्मल लेसी का ट्रीटमेंट किसे कहा है? राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट लीज लायबिलिटी, ये नॉर्मल है, वो एक्सेप्शन है। तो नॉर्मल लेसी का ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द IFRS 16 फाइनली क्या है, उसमें क्या क्या आ सकता है? पेन पकड़ने हाथ में, बाकी सब कुछ आपको पता चल गया, एक बस लाइन नहीं है बीच में। एट कमेंसमेंट डेट lessee should recognize right of use asset and lease liability. It is a date on which lessor makes an underlying asset. Underlying asset means जो asset lease पे है, available for use by the lessee. It is the date, commencement date कौन सी date है? On which a lessor makes an underlying asset available for use by lessee. ठीक है? तो किस एंट्री की बात हो रही सबसे पहले?
देन वो कहता है एट द कमेंसमेंट डेट अ लेसी शुड मेजर द राइट ऑफ यूज एसेट एट कॉस्ट। परेशान नहीं होना। अब कॉस्ट किसको कह रहा है? कॉस्ट ऑफ द राइट ऑफ यूज एसेट शुड कंप्राइज। ये उसी तरह जिस तरह वो अगर मैं आपसे पूछूं कि मशीनरी की कॉस्ट में क्या आता है, परचेज प्राइस आती है, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस आते हैं, इंस्टॉलेशन कॉस्ट आती है, ये उसी तरह राइट ऑफ यूज एसेट ने किस अमाउंट से डेबिट होना है? कॉस्ट से। लेकिन कॉस्ट मींस नंबर ए प्रेजेंट वैल्यू प्लीज करो, डबल एंट्री बताएं। राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट एंड लीज लायबिलिटी क्रेडिट। ये एंट्री कभी सुनी आपने? ये एंट्री में हमेशा किस अमाउंट पे करता था? ये मेरा ख्याल जगह बन जाएगी कि राइट साइड पे या नीचे पेज पे साथ साथ छोटी छोटी एंट्रीज करते थे। राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट एट प्रेजेंट वैल्यू प्लीज पेमेंट। सबसे पहला काम तो ये है। तो क्या प्रेजेंट वैल्यू प्लीज पेमेंट राइट ऑफ यूज एसेट में डेबिट हो जाएगी इस एंट्री की वजह से? वो सदी हो जाएगी। बी छोड़ दें, बी अभी एंड में पढ़ लेते हैं क्योंकि ये अभी पहले नहीं डिस्कस हुआ। सी पे आगे लेसी है, लेसी है और नॉर्मल ट्रीटमेंट है। आईडीसी का ट्रीटमेंट कल पढ़ा था, ढूंढने जरा पीछे पेजेस पर आगे। लेसी नॉर्मल लीज में आईडीसी का क्या करेगा? एंट्री बोलना कैश क्रेडिट, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट कैश। तो क्या ये राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट का मतलब ये भी कॉस्ट का हिस्सा है? ये भी कॉस्ट है, मतलब इस वक्त जो हम एंट्री कर रहे हैं इसमें अल्टीमेटली क्या बनेगा? कॉस्ट टोटल हो जाएगी, टोटल कॉस्ट इकट्ठी हो जाएगी। तो सबसे पहले उसमें प्रेजेंट वैल्यू प्लीज पेमेंट है, फिर इसके बाद आईडीसी है, बी मैंने एक सेकंड स्किप किया, आगे है डी IAS 37 में है डिसमेंटलिंग। सर हमारा फेवरेट फिर आ गया सर। क्या ये एसेट अल्टीमेटली को डिसमेंटल करने वाला मसला भी हो सकता है? तो उस केस में इसकी एंट्री क्या होगी? पढ़े पहले डी पढ़ने। एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट टू बी इनकर्ड बाय द लेसी इन डिसमेंटलिंग रिमूविंग द एसेट एंड साइट रिस्टोरेशन ऑन व्हिच इट इज लोकेटेड। फॉर एग्जांपल वो जो ऑयल रिग है वो अगर लीज पे लिया हुआ तो राइट ऑफ यूज एसेट है वो, और अगर उसे एंड में रिमूव करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट। राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट अकॉर्डिंग टू द IFRS 16 का लें या IAS 16 का लें, और सेकंड इफेक्ट एज पर IAS 37। और क्या फिर ये प्रोविजन रीमेजर भी होती है? तो ये सब कुछ आ रहा है सर दोबारा। जी डेफिनेटली बिल्कुल सही है जी। ये एंट्री किस अमाउंट से होगी? एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉस्ट, एट प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कॉस्ट, द प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, उसकी प्रेजेंट वैल्यू। डन है यहाँ पे? अब आ जाए रिलैक्स रह के बी पे। ये तीनों अमाउंट्स में ए सी और डी ऐड हो रही, लेस हो रही? ऐड हो रही कॉस्ट में। कटे बी पे। बी में कहता है लेस, लेकिन लेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे का लिखा हुआ लीज इंसेंटिव रिसीव्ड। लीज इंसेंटिव रिसीव्ड मतलब इस तरह से स्टोरी है सॉर्ट ऑफ कि डिस्काउंट या वो मेरे ख्याल आपको लोगों का अंदाजा होगा ये जो मैं आगे बात करूंगा कि समटाइम्स कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ऑफर्स दी जाती हैं कि जो हमारी चीजें खरीदेगा उसे हम ये गिफ्ट वाउचर और ये वाली चीजें इस तरह दे देंगे। तो इस तरह फॉर एग्जांपल किसी लेसर ने ये एड लगाई हुई कि जो जो लेसी आएगा उसमें से कुरंदाजी कर लेंगे और कुरंदाजी के रिजल्ट में जो इस लेसी का नाम आ गया उसे कोई इंसेंटिव दे देंगे। हो सकता है सर? अब ये इंसेंटिव विदाउट बगैर ये जेन मिलाइए क्या लिखा हुआ, क्या चीज है कोई लेसी के एंगल से? फायदा, इनकम टाइप चीज है। तो एक ये हो सकता है वंस अगेन कि इस इनकम को कोई अदर इनकम के नाम से फर्स्ट ईयर में रिकॉर्ड कर लें। हो सकता है सर? मतलब फॉर एग्जांपल वो कैश मिला इंसेंटिव के तौर पे, क्या एंट्री करेंगे? कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, कोई इनकम टाइप चीज है। लेकिन एक है ये है कि इसे किसी पहले ही साल में रिकॉर्ड करना है और दूसरा ये हो सकता है कि इसे
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनकम बनाए, तो उसका स्टैंडर्ड में ये तरीका लिखा हुआ है कि इसे एसेट की कॉस्ट में से नेट कर लें। अब एसेट ने होना था डेप्रिशिएट, एसेट ने होना था डेप्रिशिएट, ये सब कुछ हम प्लस कर रहे हैं, इससे डेप्रिसिएशन चार्ज होनी थी, लेकिन अगर इसी में से इंसेंटिव लेस कर लें तो कम डेप्रिसिएशन चार्ज, रादर देन कि उसे इनकम बनाए किसी एक ही साल में, उसे अगर एसेट में से नेट ऑफ कर लेंगे तो वो रिड्यूस डेप्रिसिएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चार्ज होगा। समझ आ जाएगा रिड्यूस डेप्रिसिएशन। तो इसकी सिंपल एंट्री लिखना, कैश या जो भी चीज है, राइट ऑफ यूज एसेट क्रेडिट, कैश या रिसीवेबल या कोई गिफ्ट हैम्पर, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। सर हाँ, अब जो रिमेनिंग टाइम रह गया, जरा पेज नंबर 343। अच्छा, ये चीजें बहुत सारी हैं, मैंने पहले भी आपको कहा था लीज में, लेकिन अब जिस स्टेज पे आप पहुंचे हुए हैं, आप थोड़ी सी अगर हिम्मत करेंगे तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। यकीनन हमें इनिशियली टाइम तो लगता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर सोचा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह उतना नहीं लगता। वो भी किया हुआ, वो भी किया हुआ, पहले उधर देख लेते हैं, कभी इधर देख लेते हैं, तो आई होप कि कुछ बात हजम हो जाती है। नहीं, पेज नंबर 343 पे मेरा ख्याल और सवाल है। पेज नंबर 343 कोल है जी। ये क्वेश्चन एक जमाने में आपको टेस्ट में आया था, लेकिन इसमें वो एक लाइन मिसिंग थी जो आज पड़ी है, तो उसको भूल जाए और एक नई जिंदगी का आगाज करें। कोल लिमिटेड, कोल लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। पेज नंबर बता दें, रिपीट कर दें, 343 फाइनल कर दें। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। On 1st January 19, CL acquired a machine on lease from a bank. Fair value of the machine on acquisition was 70 million. CL incurred initial debt cost of 5 million and received a lease incentive of 2 million. कर लेते फाइनल। The terms agreed with the bank are as follows: lease term and useful life 4 years and 10 years respectively. फाइनेंस लीज नहीं बनी, ये वर्ड ही गलत है, यहाँ सोचना ही नहीं है, ये बहस ही गलत है। Installment of 17 million to be paid annually in advance on 1st January. Implicit rate of return 15.0965% per annum. At the end of the lease term, CL has an option to purchase the machine at its estimated fair value of 25 million. इससे अगला सेंटेंस अंडरलाइन करें। It is reasonably certain that the CL, अगर अच्छा कि सेंटेंस ही ना होता तो बाय डिफॉल्ट हम अज्यूम करते हैं ये सर्टन होगा, लेकिन अगर ये नॉट रीजनबली सर्टन है तो ये 25 मिलियन की बहस खत्म हो गई। इसका मतलब फिर तो ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हो रही, तो फिर भी कोई इशू नहीं है, फिर भी कोई इशू नहीं है। हाँ, इशू क्या है, डाटा जरा देखें, बल्कि रिक्वायरमेंट पढ़ें। प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम सीएल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड रिलेटेड नोट्स। लेसी, लेसी के नोट्स में स्केड्यूल होता है, लेकिन ये समटाइम पढ़ लेना चाहिए, ब्रैकेट पढ़ लो। नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो सिर्फ क्या रह गया, मैच्योरिटी एनालिसिस और नैरेटिव पैराग्राफ रह गया, बस नो रिकंसिलिएशन, वो लेसर है। अच्छा, अब यहाँ से सिर्फ ये डिसीजन लेना चाहिए कि क्या ये कोई शॉर्ट टर्म लीज है, शॉर्ट टर्म लीज है। शॉर्ट टर्म लीज अगर हो तो क्या उसकी स्टोरी है, अप टू 12 मंथ्स एंड परचेज ऑप्शन ना हो, तो परचेज ऑप्शन तो नहीं है, तो अप टू 12 मंथ्स है, 4 इयर्स है लीज का। फिर लो वैल्यू एसेट है ये, वो हम खुद से कोई डिसीजन नहीं लेंगे अनलेस हमें कोई इन्फॉर्मेशन, तो एलआईसी का बस ये डिसीजन। तो अगर ये शॉर्ट टर्म लीज हमें पता कि नहीं है, लो वैल्यू एसेट लीज का हम कुछ कह नहीं सकते, अगर इन्फॉर्मेशन देगा तभी है, तो देयरफॉर हम लेसी का नॉर्मल ट्रीटमेंट करेंगे। सही है, शुरू करें। एक्सट्रैक्ट्स बनाने, एक पेज छोड़ दें। अब एक्सट्रैक्ट्स बनाने के लिए आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, मेरा ख्याल है कि आपको कुछ ना कुछ एंट्रीज लिख के करनी पड़ेगी, लेकिन डेफिनेटली अभी एंट्रीज एग्जामिनर के लिए नहीं, ये आपकी अपनी वर्किंग के लिए, तो वर्किंग में आता है। नहीं सर जी, वो व्हीकल के लिए स्टोरी थी कि व्हीकल जो है वो लो वैल्यू एसेट नहीं कंसिडर होगा, तो ये व्हीकल की लीज से नहीं है।
Machine is another name of vehicle. मिस्टर अब्दुल्ला, इतना ऑनलाइन एंजॉय कर रहे हैं पढ़ाई? व्हीकल, ये सारी एंट्री शुरू करें सर, पहली एंट्री बता आपको ना, इस तरह ना करें, अभी मेरे देखने की जरूरत नहीं, सारी बातें होगी, लस्सी अलहमदुलिल्लाह तकरीबन फाइनल है। पहली एंट्री लिखें, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, अमाउंट कैलकुलेट करें जल्दी जल्दी। बैक कैलकुलेटर अलाउड है यार, ना करें से मुझसे फजूल गलतियां करी जा रहे हैं। एडवांस में रेंटल है, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, प्रेजेंट वैल्यू बतानी है हमने। अच्छा ये पढ़ तो लिया हमने सारा, ये सब कुछ इकट्ठा नहीं, एंट्री एक कंपाउंड नहीं बनानी, यही सजेशन है, एंट्री अलग अलग बनाए। पहली एंट्री है प्रेजेंट वैल्यू, फिर देखें आईटीसी है या नहीं है, फिर देखें डिसमेंटलिंग है या नहीं है, फिर कोई इंसेंटिव है या नहीं है, अलग अलग बहस करें, वो ठीक है, ऑटोमेटिकली इसमें प्लस हो जाना। ये प्रेजेंट वैल्यू चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल ठीक होगी 55.75। ये लिख ले बेटा एंट्री पहले 55.75, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, ये कौन सी लीज है, पैसे भी दे ही जा रहे हैं और लीज भी ले जा रहे हैं। सॉरी मेरा पेज बड़ा स्लो चल रहा है, मैं पहुंच रहा हूँ इंशाल्लाह, पहुंच रहा हूँ। जी सर, पहली एंट्री कर दी है हमने, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, डेट बन जाएगी 1 जनवरी 19, 55.75, 55.75, present value please payment. Anything else, sir? Right of use asset debit, cash credit. 5. Lease incentive, cash or receivable debit, right of use asset credit. By rupees 2. जी नेक्स्ट पे डेट 1 जनवरी पे रुकने की वजह दोबारा, एडवांस में रेंटल है, एडवांस रेंटल जी, एंट्री कैश डेबिट, लीज लायबिलिटी डेबिट, लेसी है सर, लीज लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट 17, हिम्मत करो जाओ ना, हिम्मत 31 दिसंबर ईयर नहीं है, ये ध्यान रखना चीजों का, 30 जून ईयर एंड, 30 जून ईयर एंड। जी सर, डेप्रिसिएशन का डिसीजन लेसी हैं आप इस वक्त। अच्छा वो 25 मिलियन सर का पता चल गया, क्यों नहीं ले रहा, नॉट सर्टन, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। जी बिल्कुल ठीक है बेटा मोहसिन, जस्ट ऐसा 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 कर लें, फाइनल कर लेते हैं। जी सर, डेप्रिसिएशन कैसे, ना 55 पॉइंट नहीं, 50.75 प्लस 2, सॉरी प्लस 5 माइनस 2, तो ये टोटल कॉस्ट बन जाएगी डिवाइडेड बाय 4 एंड मल्टीप्लाइड बाय 6/12, 7.34।
6/12 समझ आ गया? ये 4 क्यों? ये तो 10 years लाइफ है. If there is no purchase option, if there is no transfer of ownership or purchase option, ये वो पेज नंबर 3 है लीज का, ये लिखे साथ रहा, एक नजर रिवाइज होना चाहिए जाकर. पेज नंबर 3 वो बचपन, पेज नंबर 3 वॉल्यूम 1, पेज 3 होगा नहीं, अब लीज के चैप्टर का पेज नंबर 3 वो 4 ना हो जाए सफर नंबर. If there is no transfer of ownership or purchase option, then shorter of the lease term and useful life. यहाँ shorter लगा, shorter लूंगा. अब सेम डेट दोबारा लिखने की वजह, इंटरेस्ट एक्सपेंस अक्रू करना है. टेबल अगर बनाना तो उतना बस बनाए जितना जरूरत है. नहीं बेटा 2 पॉइंट है नहीं, एक्सट्रैक्ट्स भी हाँ चलो ठीक है, टेबल बना, लेकिन टेबल बनाए उतना जितना जरूरत है. अगर एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने हैं तो करंट और नॉन करंट पोर्शन चाहिए, तो जरा कोशिश करें. पूरा टेबल मैंने निकाल रिक्वायर्ड. मैच्योरिटी एनालिसिस में रेंटल होंगे, रेंटल्स के लिए भी बना ले, चलो देख लो. वो रिकंसिलिएशन जब बनानी पड़ती है ना लेसर में, तो वो फ्यूचर के जरा इनकम चाहिए होती है. ये तो सिर्फ रेंटल नहीं आना, बना के देखो, बना लो. डेट, रेंटल, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस. मेरे वर्ड्स शुरू से लेके आज तक यही है कि लीज लायबिलिटी से शुरू होंगे. अब आपके सामने सिचुएशन आ गई कि एसेट तो बहुत डिफरेंट हो गए, तो लीज लायबिलिटी इधर और लीज रिसीवेबल उधर. व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? लायबिलिटी से शुरू करना है. बैंक को आपने ये देने 55.75 लायबिलिटी जिस अमाउंट से क्रेडिट हो रही है. इन अदर वर्ड्स प्रेजेंट वैल्यू की बात हो रही है. ये पहले दिन ही पेमेंट है सर. जी सर, कहाँ कंफ्यूजन हो गई सर? भाई परेशान हो गए, नहीं क्लियर हो गई. सेम डेट 17/17-38.75. अगली डेट क्या आएगी? हाँ जी, ये इस तरह की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, वो वही लिखें आप. 1 जनवरी 2020. वो एक बात की स्टोरी है, टेबल बनाते हुए एग्रीमेंट की डेट्स के मुताबिक आपने चलना. बाद में वो अलग डिसीजन है कि इंटरेस्ट कितना रिकॉर्ड होगा. 5.85 बनेगा और 17 में से माइनस करेंगे तो 11.15, 27.6 कर ले. चले टेबल को कंप्लीट करना. शायद जरूरत तो यहीं तक है, लेकिन चलो जरा लिख के देख लेते हैं. 21, 22, रेंटल्स तो बस इस तरह आना ना, लेस देन रेंटल नहीं आना. 17 तो हमें पता ही है, तो आगे अगर हम वर्किंग करें तो इसकी जरूरत नहीं है. वैसे 4.17, 12.83, 14.77, 2.36, 14.64, 64 हो गया. क्यों बैद गलत करवाना ही है आपको, दाग नहीं है, राउंडिंग ऑफ तो मोहब्बत ही होगी. 14 पॉइंट, चलो 760 तो चलो है. जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएगा. अगर टेबल हो गया तो 5.85 को सर्कल लगाएं और अपना नॉलेज जहन में लाएं. ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का है, तो 6 मंथ्स का ग्रो होगा. तो 5.85 इंटू 6/12
10 debit, payable credit by 2.93. जी डिवाइड बाय 2 क्योंकि सेमी 6 महीने बनते हैं. 6/12 ठीक है मेरा. 6 months 12 में से 6 महीने. Any other entry with respect to this story? एंट्रीज तो भाई सही है. आप बनाए एक्सट्रैक्ट्स बनाए. अब नए पर्सन का तो टाइम नहीं है. हाँ जी हाँ जी, वो बस आप एक्सट्रैक्ट्स बनाओ. तो कंपैरेटिव नहीं मांगा हुआ शायद. इसी साल के बस है. कोल लिमिटेड. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स. As on 30th June 19, non-current assets राइट ऑफ यूज फाइनल करें. 55.75 plus 5 minus 2 and minus 7.34. डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगी. 51.41. हाँ जी, और इसके अलावा बस लाइबिलिटीज ही. नॉन करंट एंड करंट लाइबिलिटीज. टेबल देख के पहले लाइबिलिटी का ब्रेकअप करना. करंट नॉन करंट पोर्शन होने. ये टेबल पढ़ना है सर. वही नजर आ रहा है टेबल. करंट पोर्शन है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल 11.15 और नॉन करंट पोर्शन ढूंढ लेंगे कहीं से. 27.6 उसके बिल्कुल सामने. टेबल पढ़े कंसंट्रेशन सर. प्रिंसिपल नेक्स्ट रेंटल का प्रिंसिपल करंट लायबिलिटी और रिमेनिंग नॉन करंट लायबिलिटी. एनी अदर थिंग. इंटरेस्ट रिसीवेबल या पेएबल 2.93. ये मैच्योरिटी एनालिसिस ना डिस्क्लोज नोट्स में. नोट्स में कौन सा रिकॉर्ड नहीं है. कोल लिमिटेड. नोट्स से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फॉर द ईयर एंडेड 30th June
19 जी, लेस देन 1 ईयर मैच्योरिटी एनालिसिस। इसके लिए बस आपको फर्स्ट कॉलम चाहिए टेबल का। लेस देन 1 ईयर, कौन से साल वाला रेंटल लेस देन 1 ईयर है? 3 आ जाएंगे मेरे ख्याल। लेस देन 1 ईयर 17, लेस देन 1 ईयर 1 to 2 years 2 to 3 years total 51, total undiscounted lease payments। इंटरेस्ट रेट लिखना है कितने जी वो तो मेरे ख्याल आप लिख लेंगे यार। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। ये ठीक है सर, चलिए कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब घर के लिए तो मैं कुछ नहीं दे रहा क्योंकि आप लोग टेस्ट में बिजी हैं आजकल। इसको इत्तेफाक हुआ टेस्ट की तरफ, बिजी तो है, निकालना शुरू करें सर टाइम। चलो अल्लाह हाफिज़। ये कंसोलिडेशन है और ISAT इसमें ही वो है।